हेलो एवरीवन एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो एज ऑलवेज हर दिन की तरह आज के दिन 10 सितंबर 2025 के न्यूज़पेपर एंड उससे जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जो कि न्यूज़ के अलावा भी यहाँ पर डिस्कस किए जा सकते हैं, जो कि यूपीएससी एंड स्टेट पीएससी के लिए यहाँ पर रेलिवेंट होंगे, तो वो करंट अफेयर्स एमसीक्यूज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सोर्स की अगर मैं बात करूँ तो द हिंदू से ही हमने ये न्यूज़ सारी की सारी ली हैं। ठीक है, टू बिगिन विद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आपको फेस्टिवल्स याद होने या एटलीस्ट थोड़ा बहुत आइडिया होना ज़रूरी है व्हेन इट कम्स टू यू कैन से डिफरेंट स्टेट्स, डिफरेंट ट्राइब्स, है ना। तो अब उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक पिक्चर है कि तीवा ट्राइब्समैन, स्पेसिफिकली तीवास के लिए उनका एक लांगखुक फेस्टिवल होता है जो कि अब ओसमवाई विलेज जो कि कार्बी अलोंग द डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम, ठीक है, कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट जो है वो असम की है, उसके अंदर स्पेसिफिकली जो तीवा ट्राइब्समैन है वो लांगखुक फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, एंड सिग्निफिकेंस क्या है, गुड हार्वेस्ट के लिए एक तरह से ये प्रेयर सेरेमनी होती है। ठीक है, तो आप इसमें नोट्स अगर आप बनाते होंगे ना इस लेक्चर्स के, तो आप स्पेसिफिकली इसमें ये चीज़ मेंशन कर लेना कि ये पर्टिकुलर ट्राइब है, ये पर्टिकुलर स्टेट को बिलोंग करती है, ये पर्टिकुलर उसका फेस्टिवल है एंड किस लिए है, हार्वेस्ट के लिए, गुड हार्वेस्ट के लिए एक तरह से प्रेयर सेरेमनी है। देन क्वेश्चन जो है हम ट्राइब से रिलेटेड यहाँ पर पूछेंगे आपसे। ठीक है, तो फेस्टिवल्स की बात हो रही है, ट्राइबल फेस्टिवल्स एंड कौन सी स्टेट से जुड़े हैं। तुसु परब झारखंड, फूलदेई मिजोरम, कापचर कुट, ठीक है, उत्तराखंड। हाउ मेनी पेयर्स इज और आर करेक्टली मैच्ड? तो करेक्ट आंसर इसका क्या है, ऑप्शन नंबर ए ओनली 1। ठीक है, जब हम तुसु परब की यहाँ पे बात कर रहे हैं तो वो झारखंड में सेलिब्रेट किया जाता है। फूलदेई की बात करें तो वो उत्तराखंड का फेस्टिवल है एंड मिजोरम की बात करें तो चापचर कुट जो है वो स्पेसिफिकली अब मिजोरम में सेलिब्रेट किया जाता है। तो डिटेल आंसर जो है वो पीडीएफ में आपको यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाती है एंड टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑल टुगेदर मिल जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए बनता है। देन गुड्स मूवमेंट अफेक्टेड एज मणिपुर नागा काउंसिल इंपोजेस ट्रेड एम्बार्गो। ट्रेड एम्बार्गो क्या होता है यहाँ पर, अब सबसे बड़ी बात, एम्बार्गो क्या है, एक तरह से टैक्स बोला जाता है। ठीक है, सो अभी क्यों यहाँ पर नागा काउंसिल, अब नागा काउंसिल क्या है, अब आपको पता है कि नागा ट्राइब है, नागा ट्राइब स्पेसिफिकली नागा काउंसिल जो कि एपेक्स काउंसिल है नागालैंड के अंदर, स्पेसिफिकली मणिपुर के अंदर जहाँ पे भी नागाज रिजाइड करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे एपेक्स बॉडी है ऑफ द नागाज, तो उन्होंने मंडे मिडनाइट से एक एम्बार्गो यानी कि एक तरह से टैक्स कलेक्ट करना शुरू कर दिया। ठीक है, एंड स्पेसिफिकली इसके अंदर ट्रेड के जितने भी रिलेशन में चीज़ें थी, यानी कि आप कह सकते हो कि लोकल जैसे जो बसेस हो जाती हैं या आप कह सकते हो बिजनेसमैन का जो काम है वो उन्होंने यहाँ पर नहीं रोका। ठीक है, बट उन्होंने रोका यहाँ पर आम जनता को, पैसेंजर्स को, ट्रैवलर्स को। ठीक है, एंड इसके पीछे का रीजन क्या है, एक तरह से उन्होंने रोष प्रकट किया है, गुस्सा प्रकट किया है किसके प्रति, कि जो फ्री मूवमेंट रजीम अलाउ की जाती थी पहले से। फ्री मूवमेंट रजीम की अगर हम बात करें कॉन्टेक्चुअली तो ये म्यांमार के साथ हमारा एग्जैक्ट ईयर नहीं बताऊंगी, 1960s के आसपास, 60s में, मिड 1960s के आसपास यहाँ पे एक एग्रीमेंट हुआ था कि इनिशियली 40 किलोमीटर्स तक, सिंस अब जो ट्राइबल एरियाज है म्यांमार के भी या जो लोग हैं म्यांमार के भी, वो अब इंडिया के विद इन 40 किलोमीटर्स ऑफ द, आप कह सकते हो, बॉर्डर, वहां पे फ्रीली मूव कर सकते थे। ठीक है, बट थोड़ी बहुत चेकिंग हुआ करती है सिंस ओपन बॉर्डर्स है। सेम गोज फॉर इंडियन ऑल्सो, इंडियन ट्राइब्स ऑल्सो, इंडियन पीपल ऑल्सो। ठीक है, तो धीरे धीरे करके जो अब आप 40 किलोमीटर्स की जब हम बात कर रहे थे, इसको कम करके 16 किलोमीटर्स कर दिया गया एंड फाइनली अभी के अकॉर्डिंगली 10 किलोमीटर्स कर दिया गया है। तो अब रीजन क्या है यहाँ पर कि गुस्सा किस बात का, अगर 10 किलोमीटर्स भी कर दिया, एक्चुअली में द रीजन इज कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, उनकी तरफ से ये ऑर्डर्स आए हैं कि जितने भी ओपन बॉर्डर्स हैं इंडिया के, ठीक है, बीट पाकिस्तान के साथ हो, बीट बांग्लादेश के साथ हो, बीट म्यांमार के साथ हो, वहां पर फेंसिंग की जाएगी। ठीक है, सो अब जो ये ट्राइबल लोग हैं वो बोल रहे हैं कि उनकी एथनिक टाइज को यहाँ पर कट कर दिया जाएगा, सिंस इनको फ्रीली यहाँ पर इधर से उधर क्रॉस बॉर्डर जाने में जरूरत पड़ती थी अपने रिश्तेदारों को, जो कि अब म्यांमार के में भी हो सकते हैं सिंस एथनिसिटी सेम है ना। तो इसी तरह से उन्होंने रोष प्रकट किया कि ये हम नहीं चाहते कि फेंसिंग वहां पर हो। ठीक है, तो इसी वजह से अब मल्टीपल ऐसे इवेंट्स भी हुए जहां पर जो लोग हैं उन्हें लूटा भी गया है। सो बेसिक आइडिया हमारा एग्जाम पर्सपेक्टिव से हमें फ्री मूवमेंट रजीम के बारे में पता होना चाहिए, नागा ट्राइब्स के बारे में पता होना चाहिए, मणिपुर के अंदर स्पेसिफिकली ये चीज की गई है। ठीक है, सो अब आप क्वेश्चन देख लो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सबसे पहले, द फ्री मूवमेंट रजीम केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1968। सेकेंड स्टेटमेंट कह रही है द टेरिटोरियल लिमिट फॉर द फ्री मूवमेंट वॉज ओरिजिनली 20 किलोमीटर्स। थर्ड है कि इंडिया शेयर्स 1643 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर विद म्यांमार। हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट?
तो इसका करेक्ट आंसर है स्टेटमेंट नंबर बी। सिर्फ 2 स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट हैं, ठीक है। तो आपको पता लग गया होगा कि इनकरेक्ट कौन से, क्योंकि मैंने इनिशियली आपको बता दिया कि 40 किलोमीटर्स के लिए अलाउ किया गया था, ठीक है। तो 1968 में ये पहली बार म्यांमार के साथ हमारा एक तरह से आप कह सकते हो अग्रीमेंट हुआ था कि लोग जो है विद द सेम एथनिसिटी, या लोग अगर चाहते हैं लोकल लोग, तो वो 40 किलोमीटर्स के विद इन द बॉर्डर्स इंडिया के या बीट म्यांमार फ्रीली ट्रैवल कर सकते हैं। थोड़ी बहुत डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होती थी, बट धीरे धीरे करके सिंस अब जियोपॉलिटिकली भी हम देख रहे हैं कि म्यांमार के अंदर स्पेसिफिकली मिलिट्री कूज बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, या क्रॉस बॉर्डर जो लोग हैं इलीगली जो इमिग्रेंट्स हैं बांग्लादेश की साइड से भी इवन ज़्यादा आ रहे हैं, तो म्यांमार से भी हो सकते हैं। अभी तो नेपाल में भी बहुत ज़्यादा सीन पड़ गया है ना, तो बहुत सारे ऐसे इशूज़ हैं। अब नेपाल के साथ जो बॉर्डर्स है वहाँ पर भी अब न्यूज़ के अंदर यही चीज़ थी कि सिक्योरिटी जो है बहुत ज़्यादा टाइट कर दी गई है। सो विद रिस्पेक्ट टू दैट ऐसे मल्टीपल चीज़ें जो है, या जो आप इलीगल इमिग्रेंट्स की बात करते हैं या NRC लाने की करते हैं, तो वो तभी चीज पॉसिबल हो पाएगी अगर हमारे जो बॉर्डर्स हैं वो सील्ड हैं, ठीक है। सो अब कैसे इसके ऊपर यहाँ पे डिसीजन लिया जाएगा वो आगे अगर कोई ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट होगी वो तो मैं आपको देती ही रहूंगी, बट विद रिस्पेक्ट टू दिस क्वेश्चन अगर हम देखें तो इसकी 2 स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट हैं। तो डिटेल्ड आंसर्स के लिए आप देख सकते हैं कि 1643 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर है म्यांमार के साथ। अलॉन्ग द स्टेट्स कौन सी अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम अलॉन्ग द बॉर्डर कितने कितने किलोमीटर्स यहाँ पर शेयर करते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ये आप एक बार पढ़ लेना, ठीक है। एंड हाँ, ये अभी के लिए जो हमारे पास करंट रूल्स यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल दिया गया है। Then Center grants license to 5 firms to manufacture its first indigenous malaria vaccine. Indigenous मतलब इंडिया में बनाई गई मलेरिया वैक्सीन। तो ICMR ने इसे डेवलप किया है। मल्टी स्टेज मलेरिया वैक्सीन है ये। मल्टी स्टेज कैसे, उसको भी यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। आपको एक इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पर देखनी है, रिकॉम्बिनेंट शिमेरिक मल्टी स्टेज मलेरिया वैक्सीन एड फैल्सीवैक्स अगेंस्ट प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। अब प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम के थ्रू ही हम देखते हैं कि मलेरिया जो है वो स्प्रेड किया जाता है। अब हमारे पास जो फीमेल एनोफिलीज होती है उसके अंदर एक पैरासाइट होता है जिसको प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम बोलते हैं, ठीक है। उसी के थ्रू जो है वो मलेरिया अब फैलता है। अब मलेरिया की जब हम बात करें तो इंडिया जो है 1.4% ऑफ द ग्लोबल मलेरिया के केसेस को यहाँ पर कैरी करता है एंड 66% ऑफ द केसेस इन साउथ ईस्ट एशिया रीजन। तो इंपॉर्टेंट है मलेरिया को यहाँ पर प्रिवेंट करना एंड इरेडिकेट करना ऑल टुगेदर, है ना, क्योंकि अब ठंडे इलाकों में हम देखते हैं मच्छर तो एग्जिस्ट करते नहीं है। ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट बेल्ट्स ही हैं जहाँ पर मलेरिया के केसेस ज्यादातर देखे जाते हैं। अब हम अपर एरियाज की तरफ चल जाए, वहाँ पर यानी कि यूके, नॉर्डिक कंट्रीज या इवन ठंडे इलाकों वाली जगह पे चल जाए, वहाँ पे तो मच्छर एग्जिस्ट नहीं करते, है ना। तो विद रिस्पेक्ट टू दैट ये अब एक स्पेसिफिक एरिया स्पेसिफिक कह सकते हो या रीजन स्पेसिफिक कंसर्न है जिसको अब देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जिसकी वजह से मल्टीपल डेथ्स भी यहाँ पर हम देखते हैं कि होती हैं वर्ल्ड के अंदर, है ना। तो अब स्पेसिफिकली मल्टी स्टेज मलेरिया वैक्सीन जो कि एक रिकॉम्बिनेंट शिमेरिक है, ठीक है। अब क्या है रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन के अंदर हमने स्पेसिफिकली, चलो पॉइंटर्स रिपीट करती हूँ। रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन के अंदर क्या होता है, जब एक स्पेसिफिक जीन को हम एडिट कर देते हैं ताकि अब हम वैक्सीन से एक रिस्पॉन्स बॉडी के अंदर जनरेट कर पाए, एंटीजन के लिए एंटीबॉडीज बना सकें। सिंपल टर्म्स में आपको बताती हूँ कि कोई भी अब जीन है स्पेसिफिकली, सपोज कीजिए एक बॉडी है, ठीक है, इसमें या आप ये कह सकते हो कि एक स्पेसिफिक बीमारी है या एक कैरियर है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम की स्पेसिफिक बात करते हैं, उसका एक पर्टिकुलर जीन है बी, ठीक है, जिसकी वजह से बीमारी फैलती है। तो अब रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन क्या करेगा, इसी बी जीन को स्पेसिफिकली एडिट करेगा, जिसको हम जीन एडिटिंग बोलते हैं, जिस वजह से रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन कहलाती है, ठीक है। तो अब ये शिमेरिक मल्टी स्टेज मलेरियल वैक्सीन क्या हुई, शिमेरिक का मतलब होता है कि जो ये जीन एडिटेड वैक्सीन है ना, इसके अंदर स्पेसिफिकली एक ऐसा हम रिएक्शन करवा पाए बॉडी के अंदर जैसे ही ये वैक्सीनेशन जाती है कि ये एक शिमेरिक प्रोटीन को रिलीज करे। अब शिमेरिक प्रोटीन क्या होता है, अगेन वो भी एक जीन एडिटेड प्रोटीन होता है जिससे हम एक पर्टिकुलर टाइप का रिस्पॉन्स बॉडी के अंदर चाहते हैं जो कि मल्टी लेवल पे एक ही टाइम पे एक्ट कर पाए, यानी कि वो बी सेल्स को और टी सेल्स को दोनों को ही साइमल्टेनियसली यहां पर इंफॉर्मेशन पहुंचा दे। तो अब आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि बी सेल्स और टी सेल्स का काम क्या होता है, दोनों का इंडिविजुअली क्या क्या काम होता है, क्योंकि हम पहले ये डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। सो अब यहां पर क्या होता है कि या तो अब एक बी सेल्स या आइदर बी सेल्स या टी सेल्स में से एक स्पेसिफिक काम क्या होता है, एक का काम होता है कि एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना, दूसरे का काम क्या होता है कि उसे फॉर फर्दर रिक्वायरमेंट अगर बॉडी में पड़ जाए तो मेमोराइज करना, है ना, मसल मेमोरी के अंदर एक तरह से इसको इनकलकेट करना, सेल की मेमोरी या डीएनए तक इसको पहुंचाना, है ना, कि आगे से अगर ऐसी कोई सेम इन्वेजन
होती है तो हम जो है इसी की कॉपीज को बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, सो अब दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन क्यों है? क्योंकि एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द जीन को ये एडिट करती है। तो ये एडिट करने के बाद स्पेसिफिक एक रिएक्शन आए जो कि मल्टी लेयर तरीके से या मल्टी डायमेंशन में एक साथ ही काम कर पाए, उसको हम शिमेरिक प्रोटीन बोलते हैं। उसके वजह से क्या होगा, एंटीबॉडीज एंटीजेंस दोनों, यहाँ पर एंटीजन तो एग्जिस्ट करते ही हैं, एंटीबॉडीज बॉडी बनाना शुरू करेगी, साथ साथ मेमोरी के अंदर भी काम करना शुरू करेगी। अदरवाइज जो नॉर्मल वैक्सीन होती हैं वो पहले एंटीबॉडीज बनाती हैं, उसके बाद उसकी कॉपीज को यहाँ पर सेव करने के लिए डीएनए तक इंफॉर्मेशन पहुंचती है। ठीक है, सो यहाँ पर मल्टी लेवल पे एक साथ ही काम किया जा रहा है, जिससे क्या होगा, मलेरिया एक तो कम भी हो जाएगा, प्लस बॉडी जो है वो इम्यून भी रहेगी। एंड इसके लिए अगर हम स्पेसिफिकली इसी की बात करें, विच इज एडफैल्सी वैक्स जो है वो 9 मंथ्स के लिए वैलिडेट की जा सकती है कि 9 मंथ्स तक हमारी बॉडी के अंदर सिक्योर्ड रहोगे आप, मलेरिया आपको नहीं होगा। ठीक है, सिंपल टर्म्स मैंने आपको चीजें समझा दी। अब सवाल देख लेते हैं, वैसे मेजरली आप इसको आंसर कर पाओगे। अब फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी क्या कह रही है, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन्स आर मेड बाय इंसर्टिंग द जीन फॉर अ पैथोजेंस एंटीजन इनटू अदर सेल्स। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, यही चीज की जाती है, इसको एडिट किया जाता है, कुछ एडिशन की जाती है, कुछ रिमूवल किया जाता है। ठीक है, सेकंड, द जीन फॉर दिस शिमेरिक प्रोटीन इज प्रोड्यूस्ड यूजिंग द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ये चीज मैं आपको यहाँ पर बता चुकी हूँ। अगेन, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव इज और आर करेक्ट? करेक्ट आंसर क्या होगा, दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट होंगी हमारे पास, कि रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन जो है वो कैसे एक स्पेसिफिक जीन को आप एडिट करते हो या ऐड करते हो, है ना, सिर्फ एक स्पेसिफिक टारगेट के ऊपर है। सिंस अब ये शिमेरिक प्रोटीन को यहाँ पर प्रोड्यूस करते हैं तो और ज्यादा स्पेसिफिक हो जाता है। ठीक है, कि एक पर्टिकुलर जीन को ही हम टारगेट कर रहे हैं एंड उसके अकॉर्डिंगली हम ऐसा रिस्पॉन्स चाहते हैं बॉडी के अंदर, सो एंड सो, जिस वजह से मलेरिया जो है वो ना फैले। ठीक है, तो ये जो जीन है, जो शिमेरिक प्रोटीन यहाँ पर बनाया जाता है, वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से ही बनाया जाता है। तभी ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए शिमेरिक वैक्सीन, जो कि मल्टी स्पेसिफिक या मल्टी लेयर्ड वैक्सीन है फॉर मलेरिया, जो कि वन ऑफ इट्स काइंड है, वो डेवलप की गई है आईसीएमआर के द्वारा। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। तो करेक्ट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर सी ही बनता है। देन, इथियोपिया प्लान ओपन्स अफ्रीकाज बिगेस्ट डैम एमिड प्रोटेस्ट फ्रॉम इजिप्ट। ठीक है, सो अब स्पेसिफिकली हमें सिर्फ इन्फॉर्मेशन क्या चाहिए कि डैम का नाम क्या है, कहाँ खोला गया, कौन सी कंट्री ने खोला, एंड स्पेसिफिकेशन थोड़ी बहुत डैम की। ठीक है, एंड थोड़ा सा आप आइडिया यहाँ पर लगा सकते हो कि इजिप्ट को यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है। जो हाईलाइटेड पोर्शन है, सिर्फ यहाँ तक आपकी न्यूज इंपॉर्टेंट है, इसके बाद जो है हमें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अनटिल अनलेस आपको ऑप्शनल इंटरनेशनल रिलेशंस नहीं है, आपको नहीं पढ़ना इस चीज को। ठीक है, सबसे पहली चीज, इथियोपिया ने इनॉग्रेट किया, नाम क्या है डैम का, दैट इज ग्रैंड इथियोपियन रेनेसां डैम। ठीक है, जो कि ट्रिब्यूटरी ऑफ नाइल रिवर, जो कि ब्लू नाइल है, वन ऑफ इट्स ट्रिब्यूटरी, उस पर खोला गया इथियोपिया के अंदर। ठीक है, अब 170 मीटर स्ट्रेचिंग नियरली 2 किलोमीटर अक्रॉस द ब्लू नाइल नियर द सूदानीज बॉर्डर, सूडान के बॉर्डर के आसपास, कंस्ट्रक्शन ऑफ द डैम बिगैन इन 2011। तो ये 4 बिलियन का मेगा स्ट्रक्चर है, जो कि डिजाइन किया गया है कि 74 बिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑफ वाटर को ये होल्ड कर सके एंड जनरेट कर सके 5150 मेगावाट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एंड ये जो डैम है, इट इज लार्जेस्ट डैम बाय पावर कैपेसिटी इन अफ्रीका। ठीक है, तो ब्लैक लोगों के लिए उन्होंने बोला स्पेसिफिकली कि ये एक इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है, जो कि अफ्रीका को यहाँ पर आगे थोड़ा सा फर्दर लेकर जा सकती है इकोनॉमिकली भी। ठीक है, सो अब इजिप्ट का कंसर्न यहाँ पे क्या है कि 97% ऑफ द वाटर जो है वो नाइल का, उसके ऊपर डिपेंडेंट है इजिप्ट। ठीक है, अब डैम के अकॉर्डिंगली अगर हम बात कर रहे हैं, तो अगर आप डैम से पानी रोक लेंगे तो वो पानी जो है इजिप्ट के पास यहाँ पर पहुंचा नहीं जाएगा। ठीक है, या जो लेवल है पानी का, जो पानी की रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंगली वो कम हो जाएगी। तो उनका यही कंसर्न है। उन्होंने बोला कि एक तरह से ये यूनिलेटरली उन्होंने ये बना दिया है डैम, विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन इजिप्ट का कंसर्न। ठीक है, तो वो यूनाइटेड नेशंस में इस मुद्दे को उठा रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस में जाकर उन्होंने इस चीज़ को बोला कि इंटरनेशनल लॉ की ये वायलेशन है, तौहीन की है आपने। ठीक है, बस ये सिंपल सा एक कह सकते हो वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट है। Then, which among the following are not the tributaries of Nile? Blue Nile, White Nile, Abtara River and none of the above. सिंपल सा क्वेश्चन है ये, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव। ये तीनों रिवर्स जो हैं, हम आप कह सकते हो मेजर ट्रिब्यूटरीज है ऑफ नाइल रिवर, मेजरली जिसमें नंबर 1 पे ब्लू नाइल आती है, नंबर 2 पे व्हाइट नाइल आती है, एंड अटबारा रिवर जो है वो नंबर 3 पे आती है। ठीक है, मेन ट्रिब्यूटरीज आपको यहाँ पर बताई गई हैं। ओरिजिन्स की जब हम बात करें, व्हाइट नाइल जो है वो ग्रेट लेक्स यानी कि सेंट्रल अफ्रीका से ओरिजिन करती हैं। ठीक है, लेक विक्टोरिया से युगांडा के अंदर। ब्लू नाइल जो है वो लेक ताना इथियोपिया के, तो एक बार इसको पढ़ लेना। ठीक है, एंड डैम की अगर यहाँ पे हम बात करें, दिस इज इथियोपिया एंड दिस इज द डैम, जर्ड डैम, ये स्पेसिफिकली आपको यहाँ पर लिख कर दिया गया है।
GERD। आप एक इमेज इसको देख लेना बाद में जब आपको PDF यहाँ पर शेयर होगी, तो मैंने आपको स्पेसिफिकली मार्क करके यहाँ पर बता रही हूँ, या इवन की PDF में भी मार्क करके आपको मैं बता दूंगी कि कहाँ पे है। वैसे आप इथोपिया को अगर देखोगे वहाँ पे आपको डैम की पता लग जाएगी कि पोजिशनिंग कहाँ पे है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी बनता है। देन टैरिफ इट डायमंड ज्वेलरी एक्सपोर्टर्स लुक टू वेस्ट एशिया। कॉन्टेक्स्ट क्या है? 50% टैरिफ जो कि USA ने लगाया है। मैंने बताया था कि मेजरली जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, ठीक है, या इवन की जो शूज से रिलेटेड इंडस्ट्री है एंड डायमंड रिलेटेड इंडस्ट्री है, यानी कि ज्वेलरी रिलेटेड इंडस्ट्री है। बट यहाँ पर हमने एक चीज लास्ट टाइम ये भी डिस्कस की थी कि टेक्सटाइल्स एंड शू मेकर्स की अगर हम बात करें तो इन दैट केस वो ऑल्टरनेटिव्स इजीली ढूंढ सकते हैं, बट जो डायमंड या ज्वेलरी मार्केट है उसके लिए ऑल्टरनेटिव्स ढूंढना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि 30% जो एक्सपोर्ट है वो मेजरली USA को ही जाता था, जो कि अब ड्राई हो चुका है एक तरह से। आप लगा लीजिए कि टैरिफ बहुत ज्यादा, तो इंपोर्ट USA में कोई नहीं कर रहा है इस चीज को लेकर। तो अब इंडिया भी ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ रही थी। तो सिमिलर से कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर है कि ऑल्टरनेटिव्स में अब हमने सऊदी वाले रीजन को यहाँ पर देखा है, क्या हम सऊदी वाले रीजन को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब सऊदी अरेबिया का ज्वेलरी एक्सपो जिसको सेजेक्स 2025 है, वहां पे इंडिया जो है अपने डिजाइन को फीचर करेगा। बट यहाँ पे एक दिक्कत यही है कि सिंस USA की पब्लिक के लिए स्पेसिफिकली डायमंड्स को डिजाइन किया जाता था, तो अब नए तरीके की चीजों की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। बट सिंस ऑल्टरनेटिव्स को यहाँ पर ढूंढा जा रहा है, बट हमारे न्यूज़ के लिए अब इतना ही रेलिवेंट है और कुछ इतना ज़्यादा और एक्स्ट्रा यहाँ पर हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सेजेक्स करके जो डायमंड एक्सपो है 2025 का सऊदी वाले रीजन में, वहाँ पे अब इंडिया जो है वो प्रदर्शनी यहाँ पर करेगा या एग्जीबिशन में पार्ट लेगा। तो वेस्ट एशियन नेशंस की तरफ इंडिया जो है टारगेट यहाँ पर दिखा रहा है या करना चाह रहा है कि वो मार्केट को टारगेट किया जाए। तो सिंस अब इस बढ़ाने वाली मार्केट है, जो अब रूलर्स है वहाँ पे या इवन शेख्स की जब हम बात करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं इन सब चीज़ों के अंदर, ज्वेलरी एंड ऑल के अंदर, है ना। तो मे बी अब मार्केट जो कि आने वाले टाइम में बूम ही करने वाली है सऊदी वाले रीजन की विद रिस्पेक्ट टू मार्केट एंड ओवरऑल ज्वेलरी, तो इंडिया को भी टारगेट करें तो अच्छा खासा पैसा यहां से कमाया जा सकता है। तो सवाल क्या है, अब हम डायमंड से रिलेटेड यहां पे सवाल करेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग। पहली चीज, डायमंड इज द हार्डेस्ट एंड वन ऑफ द प्योरेस्ट एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। Second, diamond has low refractive index which makes it ideal for making jewelry. Which of the statements above is or are correct? बेसिक साइंसेस का NCERT से ये क्वेश्चन आप लगा सकते हो कि पूछा गया आपसे, ठीक है। तो 5th 6th की NCERT है, 7th की NCERT तक मैक्सिमम आप इसमें आंसर कर सकते हो। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? फर्स्ट स्टेटमेंट ही सिर्फ और सिर्फ करेक्ट है। अब एलोट्रॉप का मतलब क्या होता है? एलोट्रॉप मतलब एलोट्रॉप ऑफ कार्बन बोल रहे हैं। एलोट्रॉप मतलब डिफरेंट फॉर्म्स, ठीक है, कि एक स्पेसिफिक फॉर्म में अगर कार्बन के एटम्स को हम अरेंज करते हैं, ठीक है, तो वो डायमंड बन जाता है। एक डिफरेंट थोड़े से डिफरेंशिएशन में भी अगर आ जाता है तो वहां पे हमारे पास ग्रेफाइट बन जाता है, ठीक है। तो एलोट्रॉप में अगर हम देखें तो हार्डेस्ट एंड वन ऑफ द प्योरेस्ट एलोट्रॉप ऑफ कार्बन इसे इसीलिए माना जाता है सिंस बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट होता है, हार्डेस्ट मटेरियल इन द वर्ल्ड है, ठीक है। एंड इट इज आइडियल फॉर मेकिंग ज्वेलरी क्योंकि इसका हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक बेसिक सा मतलब लेमैन लैंग्वेज में क्या होता है? रिफ्रैक्शन का आइडिया हमने कॉन्सेप्ट फिजिक्स में पढ़ा था कि कोई भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट पास करती है तो वो अपनी पोजीशन को चेंज कर लेती है, कितना ज़्यादा रिफ्रैक्ट करती है। तो इसी तरीके से अगर हम डायमंड की यहाँ पे शेप को देखें, ठीक है, तो अब इतना ज़्यादा यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है कि इंटरनली लाइट जो है बहुत जल्दी रिफ्रैक्ट हो जाती है, ठीक है। तो इससे क्या होता है? डायमंड का एक स्पार्कली नेचर, या आप कह सकते हो बहुत ज्यादा हमें वो दूर से चमकता हुआ नजर आता है, ठीक है। तभी बोला जाता है डायमंड्स आर वुमेन्स बेस्ट फ्रेंड। क्यों? क्योंकि चमकती हुई चीज वुमेन को जल्दी अट्रैक्ट करती है। एक सिंपल सी बात यहाँ पे आपको समझाने के लिए बता रही हूं मैं, ठीक है। तो स्पार्कली या टिंग या आप कह सकते हो ट्विंकली इफेक्ट, जैसे कि स्टार हमें नजर आता है, सिमिलर तरीके से वो एक स्टार लाइक फिगर या प्रोजेक्शन जो है हमें इसीलिए नजर आती है क्योंकि हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ऑफ डायमंड, ठीक है, विच मेक्स इट आइडियल फॉर मेकिंग ज्वेलरी। तो सिमिलर तरीके से हमारी जो सेकंड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाती है। हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, लो नहीं है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अराउंड 2.42 है विच कॉजेज द लाइट टू बेंड सिग्निफिकेंटली, ताकि वो एंटर कर सके, एग्जिट कर सके बहुत इजीली, एक ब्रिलियंस एंड स्पार्कल को क्रिएट कर सकती है, जिस वजह से इट इज हाईली डिजायरेबल फॉर मेकिंग ज्वेलरी, ठीक है। सो अब हार्डेस्ट एंड मोस्ट प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एलोट्रॉप ऑफ कार्बन माना जाता है डायमंड को, इट इज अ फैक्ट, ठीक है। तो सेम तरीके से आपको ये पता लग जाएगा। देन गवर्नर्स मस्ट एक्ट एज ट्रू गाइड्स एंड फिलोसोफर्स ऑफ द स्टेट। तो ये आपको मल्टीपल टाइम्स मैं होमवर्क दे चुकी हूँ। एक तो चाइना बॉर्डर वाला डिस्प्यूट और एक ये हमारे पास जो अभी सुप्रीम कोर्ट एंड इवन की गवर्नर्स को लेकर इशू चल रहा है ना, तो इस चीज़ को आप होमवर्क की तरह थोड़ा सा रीड कर सकते हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट ने एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ पर क्या बताई है। तो बेसिकली
5 जजेस का बेंच बैठा था इस बार, ठीक है। तो उन्होंने यहाँ पर थोड़ी बहुत अगेन हिदायतें दी हैं, उसको फॉलो किया जाएगा या नहीं वो हमें नहीं पता। देन पाकिस्तान स्पाइंग ऑन मिलियंस यूजिंग मास सर्वेलेंस सिस्टम्स। तो अब एक बार इसको पढ़ लेना। एमनेस्टी इंटरनेशनल, ठीक है, उनकी एक रिपोर्ट आई है, स्पेसिफिकली उन्होंने यही चीज़ बोला है। एमनेस्टी इंटरनेशनल बहुत ज़्यादा रिप्यूटेड आप कह सकते हो इंटरनेशनल लेवल पे जो एनजीओ एग्जिस्ट करता है, उनकी एक रिपोर्ट है। उन्होंने बोला है कि पाकिस्तान जो है बेस्ड ऑन डिफरेंट फर्म्स, जो कि डिफरेंट कंट्रीज, कौन सी कंट्रीज यहाँ पे, जर्मनी, फ्रांस, यूएई, कनाडा एंड यूनाइटेड स्टेट्स, मिलकर इन सब ने एक ऐसा डेवलप किया है चीज़ें, या आप कह सकते हो डेवलप किया ऐसा नेटवर्क जिससे वो स्पाई कर रहे हैं डिफरेंट नेशंस के ऊपर, ठीक है। तो वन मस्ट बी वेयर, मस्ट बी विवेयर, ठीक है, यूजिंग बोथ चाइनीज एंड वेस्टर्न टेक्नोलॉजी। इसे अब क्या किया जा सकता है कि शैडोज ऑफ द कंट्रोल, सेंसरशिप एंड मास सर्वेलेंस इन पाकिस्तान, ये रिपोर्ट उन्होंने एमनेस्टी इंटरनेशनल ने यहाँ पर पब्लिश की है, ठीक है। तो स्पेसिफिक चीज़ें आपको यहाँ पर बताई गई हैं, एंड कौन से यहाँ पर साथ में जुड़े हुए लोग थे जिन्होंने ये प्रोजेक्ट बनाने में एमनेस्टी इंटरनेशनल की हेल्प की है, ठीक है। सो इन केस इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी 2026 वी हैव एन ऑनगोइंग बैच की इंक्वायरी है, तो आप टोल फ्री नंबर 1800890343 पे आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। अगेन मैं बता रही हूँ टोल फ्री नंबर है, sleepy.class@gmail.com पे भी आप बैच की इंक्वायरी कर सकते हैं। So in goes for the test series. So that is all from my side today. Thank you so much.